जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं। रोज की तरह हम यहां पर पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की जो चर्चा है बहुत खास होने वाली है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने यह बता दिया है कि अगर बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल का कोई भी नागरिक अगर उन्हें वोट करना चाहे तो कारण क्या होंगे, क्या देखेंगे वो बीजेपी के संकल्प पत्र में। और बीजेपी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्रांड मोदी जो चलाते हैं, वो आखिर निशाना साध कहाँ रहे हैं, ये हम जानेंगे, समझेंगे दीपक जी से। सर क्या लगता है निशाना कहाँ है? भय बनाम भरोसा, भय बनाम भरोसा। तो ये भरोसे का संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और भय से उनका आशय है ममता सरकार का भय, जिसको कल प्रधानमंत्री ने निर्मम सरकार कहा था कि ये भय वाली सरकार है, ममता हो गई है निर्मम सरकार है ये पूरी तरह से। तो उसी को टारगेट करने की कोशिश है। लेकिन अगर आप इसको पूरे इस घोषणा पत्र को उठाकर देखेंगे, उनके संकल्प पत्र को उठाकर देखेंगे, तो हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे ममता बनर्जी के जो 10 वादे हैं उससे। लेकिन ममता बनर्जी का जो बेसिक वोट बैंक है उस पर टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की है। सबसे ज्यादा जो है वो उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। जैसे महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाना, ममता बनर्जी 1,500 रुपए देने की बात कर रही है, बीजेपी ने उसको सीधा डबल कर दिया। उसके बाद जो है युवाओं के लिए भी वो 1,500 रुपए, 1 लाख की अप्रेंटिसशिप और बेरोजगार युवाओं के लिए 1,500 रुपए, बीजेपी ने उसको भी डबल कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी सारी चीजें महिलाओं के लिए है। 3,000 जो है हर महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर। इसके अलावा जो है 7वें वेतन आयोग में भी महिलाएं आ जाएगी, यूसीसी भी महिलाओं के लिए, बंगाल को चाय बागान भी महिलाएं आ गई। इसके अलावा पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण, नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संदेश खाली मामले की जांच के लिए एक जज नियुक्त करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रश्मोनी बटालियन का निर्माण करेंगे। इसके अलावा दुर्गा बटालियन बनी जाएगी और दुर्गा बटालियन भी बनाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के जो 2 ट्रिपल एम उनका फैक्टर है, एक वो खुद ममता है, एक जो है वो महिला और एक मुसलमान। अब भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि मुसलमानों को तो वो तोड़ नहीं सकती ममता बनर्जी से। और अब तो वहाँ पे एक नया डेवलपमेंट हो गया है कि AIM और हुमायूं कबीर अलग अलग हो गए हैं। वहाँ पर भी ममता को फायदा मिलेगा, क्योंकि TMC ने जो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो डाला उसके बाद AIM ने हुमायूं कबीर से अलायंस तोड़ने की सार्वजनिक 1,000 करोड़ रुपया कहाँ से आने वाला था? मैंने पूछा आज बीजेपी के नेता से। 1,000 करोड़ और 200 करोड़ हुमायूं कबीर को एडवांस में आप दे रहे हैं, वो बातें हैं। लेकिन मुस्लिम तो टूटेंगे नहीं, इसीलिए महिला पर कंसंट्रेट किया गया है, युवाओं पर कंसंट्रेट किया गया है, हिंदुत्व की चीज पर कंसंट्रेट किया गया है। हिंदुत्व मैं क्यों कह रहा हूं? हिंदुत्व मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूसीसी की बात इसके अंदर है, घुसपैठियों की बात इसके अंदर है, इसके अंदर जो है सुरक्षा व्यवस्था को राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का राज लाने की बात कही गई है। तो कई सारी चीजों की बात यहां पर कही गई है। लेकिन जो बेसिक कंसंट्रेशन है राजेश भाई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला वोटर है उसको ममता बनर्जी से खींचना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं, लक्ष्मी भंडार योजना जो 1,700 रुपए देने की बात कही जा रही है महिलाओं को, वो भी ममता बनर्जी की स्कीम है। इसीलिए उसी के काउंटर में जो है ये 3,000 रुपए की बात कही गई है। तो ममता के पास भी महिलाओं के लिए स्कीम है, ममता के पास भी किसानों के लिए स्कीम है, ममता के पास भी बाकी लोगों के लिए स्कीम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बढ़ा कर लगाया है, बढ़ा कर डबल कर दिया। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप ममता बनर्जी को वोट देंगे तो आपको जितना फायदा होगा, वही अगर आप नरेंद्र मोदी के चेहरा को देख करके अगर आप बीजेपी की सरकार वहां बनाते हैं तो आपको डबल फायदा होने वाला है। तो पहले जो 6 गारंटी प्रधानमंत्री ने जो कल हल्दिया में कहा था, तो ये जो घोषणा पत्र जब हम पूरा देखते हैं उसी का एक्सटेंशन लगता है। बिल्कुल एक्सटेंशन है, क्योंकि उन्होंने भी इसी के आसपास की बात कही थी। और घुसपैठिया को कहा गया है कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, ये कहा गया है। और ये आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले जो लगभग
800 किलोमीटर के आसपास की सीमा की फेंसिंग नहीं हो पाई है, वो फेंसिंग होगी, क्योंकि आपको पता है भारत बांग्लादेश की सीमा पर 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की फेंसिंग है, जिसमें सरकार काफ़ी कुछ तो बना चुकी है, लेकिन बंगाल का जो बहुत क्रूशियल एरिया है वो अभी भी बचा हुआ है। और उसमें बात कही गई है कि व्हाइट पेपर भी लाएंगे। तो आपको पता है व्हाइट पेपर लाकर हम ये बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांग्लादेशी हैं। तो अगर बीजेपी ये काम करती है तो बड़ी बात होगी। अब कैसे डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेगी, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी अपने प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन होता है लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने उसके अंदर ये बात कही थी और आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि 11 साल में इस मुद्दे पर आपने बहुत कुछ नहीं किया, तो अब आप कैसे कर देंगे, अब आप किसको लेकर एग्रेसिवली कैसे चलेंगे, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। और इस पर हमारी निगाहें होंगी कि सरकार किस तरीके से इस पूरी बात को करती है। तो अब स्थिति तो ये सामने ये निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने एक ऐसा चारों तरफ से घेर लिया है ममता बनर्जी को। पहले हुआ कि एसआईआर में बहुत सारे वोट्स कट गए और वो कोर वोटर्स थे, जो मुसलमान वोटर्स हैं, वो पूरे वेस्ट बंगाल में लाखों के 32 लाख मुसलमान वोट कटे हैं। तो उसका असर पहला तो पड़ेगा ममता बनर्जी के वोट बैंक पे। दूसरा, ये महिलाओं पर सीधा जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं को इतना कुछ हम देने वाले हैं। और तीसरा, जो 15 वर्षों का वहाँ जो उनका जो शासन काल है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो हम तीनों को देखें तो क्या बीजेपी के लिए राह आसान है इस बार? देखिए, बीजेपी के लिए राह आसान है मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी वहां पर बहुत अच्छा कर सकती है, इसीलिए ममता की पेशानी पर भी बल पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने मछली की बात की थी ना, मैंने आपको बताया था कि कैसे मछली जो है पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर मुद्दा बन गई है। तो उन्होंने बताया था कि भाई मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल में जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, असम और बिहार से मछली को लाना पड़ता है पश्चिम बंगाल के लोगों को खाने के लिए, तो हम इस स्थिति को भी बेहतर करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। मुझे राज भाई ये लगता है इस दोनों घोषणा पत्र को देखते हुए कि दोनों के बीच टक्कर का घोषणा पत्र है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी की राह आसान है, राह आसान नहीं है, राह भाई मुश्किल है, राह पथरीली है, राह कांटों वाली है, क्योंकि सामने ममता बनर्जी खड़ी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ममता बनर्जी इस देश की सर्वाधिक लोकप्रिय विपक्षी मुख्यमंत्रियों की अग्रणी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसीलिए ममता आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगी पश्चिम बंगाल को, अपनी कैंपेन को। और देखिए क्या धड़ल्ले से वो कैंपेन कर रही है, किस धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रही है। अभी अभी अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पहलगाम में अगर सुरक्षा थी तो आतंकवादी हमला कैसे हो गया। तो टीएमसी आरोप लगाने तक किसी हद तक भी जा सकती है, बिलो द बेल्ट भी जा सकती है, उससे भी वो परहेज नहीं करेगी। अर्थदंड सामवेद किसी भी तरीके से, ममता मैंने बताया था ना आपको, वैसे ही बड़ी हाइपर हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ी हाइपर सेंसिटिव और हाइपर एक्टिव मोड में बनाती हैं। अच्छा, एक मैं खास इस बार अंतर देख रहा हूँ ना, ममता बनर्जी पर्सनल अटैक्स कर रही हैं नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे, और ये कर रहे हैं। जो पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 का, उसमें दीदी ओ दीदी बहुत पॉपुलर हुआ था और उसका असर पड़ा था। तो क्या ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों एकदम ये मान चुके हैं कि इस बार पर्सनल अटैक्स नहीं करना है, सिर्फ जो मुद्दे हैं उसी पे मुद्दों का ये चुनाव बन रहा है? नहीं, ममता जो है वो करेंगी कि नहीं करेंगी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दांत टूट जाएगा ये बोली थी, लड्डू भेजो खाने से मोदी का दांत टूट जाएगा, ये बोला था एक बार। तो वो कुछ भी कर सकती हैं, वो कोई भी बयान दे सकती है, वो किसी तरह का भी नैरेटिव खड़ा कर सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको ममता की उस पर्सनालिटी पर हमला नहीं करना है, ममता की लड़ाका छवि पर हमला नहीं करना है, ममता की सादगी पर हमला नहीं करना है, ममता की पश्चिम बंगाल में स्वीकार्यता पर हमला नहीं करना है, ममता ने जो संघर्ष किया है उस पर हमला नहीं करना है। हाँ, उनके मिस गवर्नेंस को निशाना बनाना है। और मैं आपको पुख्ता जानकारी के आधार पर ये कह रहा हूं कि पिछली बार दीदी ओ दीदी ने बहुत बड़ा नुकसान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से उसको बोला था, और खासतौर से महिलाओं पर और पुरुषों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अर्बन, सेमी अर्बन जो एरिया है, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, वहाँ के बड़े मिडिल क्लास लोगों को वोट डालने के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वोट प्रतिशत कम होता है। भय वर्सेस भरोसा है ना, भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप भयभीत ना हो,
क्योंकि वहाँ पर ये दिक्कत हमने महसूस की है, वहाँ पर ये देखा है कि ऐसे लोग वोट डालने नहीं जाते, जो चाहते तो हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को बदल दिया जाए, पर वो बदलते हुए दिखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि गलती से अगर ममता की सरकार आ गई तो इसका बैकलेश हम पढ़ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन है जो अमित शाह ने जो अभी संकल्प पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव होगा, बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो निराशा से बाहर निकालने का संकल्प है। अब ये निराशा से बाहर निकालने का मतलब क्या, वहाँ की जनता क्या पूरी तरह निराश हो गई है? देखने से तो नहीं लगता है ऐसा। देखिए, कई सारी चीजें कही जाती है जब आप एक चुनाव के अंदर जाते हैं तो अपने अपोनेंट को देखकर आप कई तरह की चीजें कहते हैं। और मेरे ख्याल से एक ममता बनर्जी के शासनकाल में जो भद्रलोक है ना पश्चिम बंगाल का, वो पिछले 5 सालों में थोड़ा उनसे उखड़ा है। उखड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी उस भद्रलोक पर बहुत काम कर रही है। देखो, आपको याद होगा पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय लीड करते थे, तब कैलाश विजयवर्गीय बहुत एग्रेसिव रहते थे, सड़क पर उतर जाते थे, मोर्चा निकाल देते थे, खुद सड़क पर आ जाते थे, बयानबाजी करते थे, ममता दीदी के पीछे लोगों को भेजते थे और उनके सामने जय श्री राम के नारे लगवाते थे। ममता बनर्जी परेशान हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी, पत्थर मारने लगती थी। लेकिन इस बार की बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। यही साफ दिख रहा है। इस बात की बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वहां पर 2 लोग हैं, वहां पर भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर, जो वहां के चुनाव को संभाल रहे हैं, संगठन के प्रभारी के तौर पर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट किया। मैं ये कहूंगा सुनील बंसल पार्टी के महासचिव, वो वहां पर मौजूद हैं। तो इन दोनों लोगों को कहा गया है लो प्रोफाइल रहो, धीरे धीरे काम करो, प्रोफाइल रहो, हाँ, कम बोलो और ओवर एग्रेसिव मत हो। क्योंकि उनको लगता है कि ओवर एग्रेसिव जब हो जाते हैं तो शायद जो काउंटर पोलराइजेशन है ममता बनर्जी के फेवर में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जिस मुसलमान वोट का वो दम भरती हैं वो उनको 90 से 91% मिल जाता है और उससे उनको बड़ा फायदा होता है। और इसी काउंटर पोलराइजेशन को रोकने के लिए और टीएमसी कैडर के एग्रेसिवनेस को काउंटर तो आपको करना है, लेकिन आपको उनके समक्ष उतरकर उसी टोन में, उसी चिल्लाने वाली लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल से 2021 और 2026 की स्ट्रेटजी में ये बड़ा चेंज है। ये बड़ा चेंजेस है और दोनों तरफ से ये हो रहा है। अच्छा, एक जो मेरा आखिरी सवाल है दीपक सर, वो भवानीपुर के बारे में। ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी 2021 में और वहां पर जिन्होंने हराया था वही यहाँ पर आ गए हैं, शुभेंदु अधिकारी। तो क्या ममता बनर्जी के लिए खुद अपनी सीट निकालनी थोड़ी मुश्किल होगी? मुझे नहीं लगता। देखिए, मुकाबला तो होगा और ममता किसी भी तरह का कोई खतरा भवानीपुर में लेना नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। पिछली बार जहां से उन्होंने ममता बनर्जी को हटाया उस नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वो लड़ रहे हैं। ये वहां कंसंट्रेट करेंगी तो बाकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां तो जा नहीं पाएंगे। आई थिंक उनका नेटवर्क इतना बेहतर है कि ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी एक साथ कई सारी चीजें और कई सारे काम कर सकती हैं। तो ममता एक्स्ट्रा मतलब वो अगर 24 घंटे ना सोएं और लगातार उनको कह दिया जाए कि आपको पब्लिक मीटिंग करना है, जनता के बीच जाने में ममता को कोई गुरेज नहीं है और जनता से संवाद करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ ममता के 10 वादे, जो ममता के 10 वादे थे, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 25 साल से कम उम्र के युवाओं को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख सालाना मदद, 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गरीब परिवारों को हर साल 10 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, हर राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त, राशन की होम डिलीवरी, मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी, अकुशल श्रमिकों को 400 प्रतिदिन की मजबूरी, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1000 रुपये मासिक पेंशन, पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करेंगे, लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 तक सहायता, सभी को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, सीएए रद्द करेंगे, एनआरसी लागू नहीं होगा, किसानों को जो लागत है उससे 50% अधिक दाम मिलेंगे और हर गरीब परिवार को पक्का घर दिया जाएगा। तो ममता ने भी काफ़ी पिटारा खोला है, वो भी 1500 रुपये महिलाओं को देने वाली हैं, तो बीजेपी 3000 देने वाली है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार क्या होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आरएसएस और बीजेपी का पश्चिम बंगाल एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा। आज तक कभी वहाँ पर वो सत्ता पे नहीं आई और बड़ी चाहत रहेगी उनकी कि जैसे इस बार दिल्ली से उनका सूखा
जो है घटा है, और सूखा उनका पश्चिम बंगाल से घटे, सत्ता में वापस आए, केरल में उनका खाता खुले, तमिलनाडु में उनके सहयोगी के साथ उनकी सरकार बने, उधर हेमंत विश्व शर्मा असम में बनाए। तो बीजेपी काफी कुछ कैलकुलेट करके चल रही है, और पुडुचेरी में मुझको लगता है कि उनका अलायंस जो वहां पर एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी के साथ है वो बेहतर करेगा। तो जाहिर है अब बीजेपी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इलेक्शन की जो कैंपेन जो मैनेज करते हैं, और वहाँ जो नेता है नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बंगाल को जीतना। अभी तक वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, और इस बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे नेता कार्यकर्ता एक साथ कमर कसकर उतर रहे हैं मैदान में, और एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को, जिनका वहाँ पॉलिटिकल बेस बहुत मजबूत है। हालांकि 15 वर्षों का वहाँ पर उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये हम उस दिन देखेंगे जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे चुनावों के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, वो आप प्ले स्टोर पे जाकर उसका ऐप डाउनलोड करें, और पूरे 24 घंटे हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।